औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर की फिजिक्स के अंदर अभी तक हम लोग दो किस्म के करंट पढ़ चुके हैं। एक करंट था हमारे पास डीसी, जिसे हम लोग डायरेक्ट करंट कहते थे, ठीक है। और जबकि दूसरा जो है वो हमारे पास करंट है एसी, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब जो हम लोगों के पास अल्टरनेटिंग करंट है, क्योंकि हमारा फोकस अभी ज़्यादातर अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर ही है, डायरेक्ट करंट को अभी हम लोग इतना डिस्कस नहीं करेंगे। मगर क्योंकि डायरेक्ट करंट जो है उसको समझना और उसके मुताबिक चीज़ें डिराइव करना, फार्मूले डिराइव करना वो ज़्यादा ईजी है। क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्ट करंट को अगर देखते हैं ना, तो डायरेक्ट करंट हम लोगों को एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ जाता हुआ नजर आता है, यानी कि किसी भी पॉइंट पे इसका मैग्नीट्यूड फ्लक्चुएट नहीं करता, ठीक है। जबकि अल्टरनेटिंग के अंदर हम लोगों को कुछ ऐसी चीजें नजर नहीं आती। अल्टरनेटिंग करंट को जब हम लोग देखते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट कंटिन्यूसली एक साइनोसाइडल वेव की तरह हम लोगों को अपनी मैग्नीट्यूड चेंज करता हुआ नजर आता है, यानी कि एक हमारे पास पॉजिटिव जो है वो क्रस्ट बनता है और फिर हमारे पास नेगेटिव जो है वो ट्रफ बनता है। तो ये एक साइनोसाइडल कर्व बनती है। आज के टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा सा एसी करंट या वोल्टेज के मुतालिक हम लोग अपना बेसिक कंसेप्ट डेवलप कर लेते हैं, एक आइडिया बना लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारे पास जो करंट है वो कैसे वायर के अंदर फिजिकली फ्लो करता है और इसी तरह जो वोल्टेज है वो कैसे फ्लो करती है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लूं कि मेरे पास ये एक वायर है और ये उसका एंड है ए और इसी तरह ये उसका एंड है बी। फॉर टाइम बीइंग अगर मेरे पास जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो उस टाइम इसके अंदर कोई भी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो नहीं कर रहा, कोई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इसको हम लोग ग्राफ के ऊपर अगर शो करेंगे तो मेरे पास ये वाला पॉइंट आएगा, यहां पे ये पॉइंट, यानी कि यहां पे मेरे पास t इज इक्वल टू 0 है। अब जैसे ही मेरे पास इधर से करंट फ्लो होना शुरू होगा तो वो एकदम से मेरे पास अगर अपने मैक्सिमम मैग्नीट्यूड पे जाना चाहता है तो एकदम से नहीं जाएगा। वो जाहिर सी बात है, 0 से स्टार्ट लेके अप टू अ सर्टेन वैल्यू 2 एम्पेयर है, 3 एम्पेयर है, जितना भी है, तो वो ये 0 से 2 तक आने के लिए दरमियान में जो वैल्यूज है उनको कवर करके आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग कहते हैं कि अब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, अब टाइम 0 से हमारे पास टाइम हो गया t और वो पॉइंट t1 और वो मेरे पास पॉइंट है ये वाला, तो यहां से करंट मेरे पास इंक्रीज करेगा अप टू दिस पॉइंट, ठीक है। और उस टाइम पे करंट मेरे पास फ्लो करेगा फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी, ठीक है, यानी कि ए से बी की तरफ फ्लो करेगा। यानी कि अगर यहां पे हम लोगों ने सेंस करें अगर करंट को, तो करंट की डायरेक्शन हम लोगों के पास ए से बी की तरफ होगी। अब करंट अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे पहुंच गया, मगर उसने वापस आना है और उस टाइम पे अब मेरे पास टाइम है t इज इक्वल टू t2, तो यही करंट जो है वो वापस 0 पे आएगा, क्योंकि इसने अपनी डायरेक्शन रिवर्स करनी है ना, क्योंकि हमारे पास ये कौन सा करंट है, अल्टरनेटिंग। मगर अब पहले ए से बी में जाते हुए इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा था और इंक्रीज होते होते जब t1 हुआ तो मेरे पास यहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ गया करंट का, जिसे मैं I0 से शो करता हूं, ठीक है। उसके बाद ए से बी की तरफ ही जाते हुए इसने अपना मैक्सिमम से करंट, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से करंट को लूज करते करते ये दोबारा से किस पोजीशन पे पहुंच गया, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड दोबारा से क्या हो गया, 0। यानी कि जो अमाउंट ऑफ करंट ए से बी की तरफ ही फ्लो हो रहा था वो ए से बी की तरफ फ्लो होते हुए पहले इंक्रीज हुआ और फिर क्या हुआ, डिक्रीज। मगर डायरेक्शन को देखें तो ए से बी की तरफ ही है। अब उसके बाद अब जब करंट रिवर्स होना शुरू होगी, जब डायरेक्शन ये अपनी रिवर्स करेगा, तो अब करंट जो है वो फ्लो करेगा बी से ए की तरफ, यानी कि उसको हम लोग ग्राफ में नेगेटिव में शो करते हैं ऐसे, और ये बी से ए की तरफ भी ये जाते हुए अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक आएगा जो कि I0 है, और फिर इसी ही डायरेक्शन में ये वापस 0 तक पहुंचेगा, यानी कि यहां पे 0। तो हम लोगों के पास ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर हमारे पास 4 मेन पॉइंट्स आते हैं। जैसे कि पहले जहां पे करंट हमारे पास 0 था, फिर करंट हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ, फिर दोबारा से 0 हुआ, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ, और फिर मगर जब फिजिकली ग्राफ के अंदर हमारे पास एक पॉजिटिव सेट ऑफ करंट आ रहा है और एक नेगेटिव सेट ऑफ करंट्स आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे करंट्स है। मगर अगर हम लोग यहां पे डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन सिर्फ हमारे पास 2 डायरेक्शंस आ रही हैं। कितनी डायरेक्शंस आ रही हैं जी,
सिर्फ दो डायरेक्शंस आ रही हैं, पहला ए से बी की तरफ और फिर दूसरा बी से ए की तरफ, मगर इन दोनों तरफ फ्लो होते हुए ये करंट अपनी कंटिन्यूसली अपने मैग्नीट्यूड को चेंज करता रहेगा। तो ये था कुछ कंसेप्ट एसी का, और इसके दौरान हम लोगों के पास यहां पे अगर कोई भी चार्जेस मौजूद है तो वो कभी इस तरफ कभी इस तरफ ऑसिलेट करते रहेंगे, और हम लोगों के पास जो भी अप्लायंस लगी है उसके अंदर से जब चार्ज फ्लो करेगा इन्हीं ऑसिलेशंस की वजह से, तो हम लोग वो अप्लायंस डिटेक्ट करेगा कि उसके अंदर से क्या पास हो रहा है, करंट। गैल्वानोमीटर अगर लगाया हुआ है, कोई बल्ब लगाया हुआ है, तो ये वो नोट करेगा कि उसके अंदर से करंट पास हो रहा है। तो ये था एक जनरल सा ओवरव्यू किसके बारे में, एसी के बारे में। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो हम लोग डिटेल से देखते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है और उसके पीछे जो हिडन कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हम लोगों ने इसको किस चीज के साथ रिलेट करना है। तो इसी के साथ ही लेट्स रोल द इंट्रो। वेलकम बैक। आरएमएस वैल्यू का मतलब यह है कि उसमें हम लोगों के पास तीन लेटर्स हैं, आर एम एस। आर से हमारे पास है रूट, एम से हमारे पास है मीन और एस से हमारे पास है स्क्वायर। तो यह हमारे पास बन जाएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी कि रूट मीन स्क्वायर। ये हम लोगों के पास असल में ये रूट, मीन और स्क्वायर ये असल में तीन प्रोसेस हैं, ठीक है। हम लोग अक्सर मैथ्स के अंदर ये मीन वगैरह भी लेते हैं, स्क्वायर भी लेते हैं, रूट भी लेते हैं। तो ये मैथ वाली चीजें हम लोग यहां पे कर रहे हैं, मगर हम लोग एसी के लिए, यानी कि हम लोगों के पास अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए ये काम करना चाह रहे हैं। अब ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है क्या चीज, इसको समझते हैं। मैं यहां पे बना लेता हूं आप लोगों के पास एक सिंपल डीसी सर्किट, और उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि उस सिंपल डीसी सर्किट का मतलब क्या है, ठीक है, और उससे हम क्या करना है। देखें, हम लोगों ने जब यही आज की जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो मैंने एक बात बोली थी, मैंने कहा था कि डीसी को समझना एज कंपेयर टू एसी ज्यादा आसान है, क्योंकि वो अपनी ना डायरेक्शन को चेंज करता है और ना मैग्नीट्यूड को, तो लिहाजा पावर वगैरह या ये जितनी भी चीजें हैं उसके लिए निकालना आसान हो जाती हैं। जबकि हम लोगों के पास अगर एसी हो तो एसी के अंदर ये वाला काम करना आसान नहीं है, वो भी अभी समझते हैं। हम लोगों के पास कंसिडर करें कि ये एक सर्किट है जिसके अंदर यहां पे मेरे पास कोई बैटरी है, ठीक है, और उसकी कोई वोल्टेज है V, और यहां पे मेरे पास रेजिस्टेंस लगा हुआ है R। अब अगर हम लोगों के पास यहां से अगर कन्वेंशनल डायरेक्शन ही देखें तो यहां से इस तरह इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होना शुरू होता है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर कोई ना कोई पावर ड्रॉप होगी, ठीक है, पावर इस पे लॉस होगी। अब क्योंकि हम लोगों के पास जो डीसी है उसकी वैल्यू तो हमारे पास कांस्टेंट होती है अगर डायरेक्ट करंट की बात करें, तो अब जब वो उसके ऊपर पावर जो लोड के ऊपर अपीयर हो रही है, तो वो जब हम लोग निकालते हैं तो डीसी के केस में तो करंट की मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं हो रहा। जब चेंज नहीं हो रहा तो उसकी जब हम लोग एवरेज वैल्यू निकालेंगे, एवरेज पावर निकालेंगे, तो वो हमारे पास एक कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है, हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। क्योंकि हम लोग अगर डीसी का ग्राफ ड्रा करें तो उसके अंदर करंट आप लोगों को कुछ ऐसे नजर आएगा, बस ये स्ट्रेट लाइन में, वो अपना मैग्नीट्यूड किसी भी जगह पे ड्रॉप नहीं कर रहा। अब बात करते हैं, इसी को कंपेयर करते हैं एसी के साथ। अगर यहां पे मैं इसके साथ कंपैरिजन में साइनोसाइडल वेव बना लूं ऐसे, तो ये अगर मेरे पास साइनोसाइडल वेव है तो ये जितनी वैल्यूज मेरे पास पॉजिटिव हैं और जितनी वैल्यूज मेरे पास नेगेटिव हैं, इनकी अगर मैं एवरेज लूं तो ये एवरेज तो इसकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये जितना पॉजिटिव मेरे पास क्रस्ट बन रहा है उतना ही नेगेटिव मेरे पास ट्रफ बन रहा है। अब अगर इसकी एवरेज की बात करूं तो एवरेज तो हम लोगों के पास ये होता है कि ये सारी वैल्यूज ऐड करके हम लोगों ने डिवाइड कर देना है 2 पे। अब प्रॉब्लम यहां पे ये हो रहा है कि इसकी एवरेज निकालने के लिए हम लोगों को यहां पे अगर जितने इंटरवल भी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 100 इंटरवल्स हैं तो 100 इंटरवल्स में अगर मेरे पास अगर पॉजिटिव 50 वैल्यूज हैं तो एग्जैक्टली नेगेटिव 50 वैल्यूज भी होंगी, और उनको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये
आंसर जो है जितनी भी मैंने अगर 100 ली हुई है तो डिवाइड बाय 100, तो आंसर मेरे पास 0 आ जाएगा। मगर जब फिजिकली सर्किट के अंदर हम लोगों ने बल्ब लगाया हुआ है तो हमें तो पता चल रहा है कि वो ग्लो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर पावर तो अपीयर हो रही है। इसका मतलब ये है कि एक सिंपल तरीका जो एवरेज वैल्यू वाला था वो हमारे पास ठीक नहीं है। उस एसी के लिए हम लोग सिंपल एवरेज वाली वैल्यूज से हम लोग उसको कंपेयर नहीं कर सकते डीसी सर्किट के साथ। तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर हम लोगों को इसी तरफ आना पड़ेगा, ये जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू थी। अब ये प्रोसेस है, तो हम लोगों ने इसको नाम क्या दिया हुआ है? हमने इसे नाम दिया हुआ है रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। मगर ये प्रोसेस होता रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। रिवर्स, पहले स्क्वायर लिया जाता है, फिर उसका मीन लिया जाता है और फिर उसके बाद रूट लिया जाता है। तो अभी हम लोग देखते हैं, जरा इसे कंपेयर करते हैं कि हम लोग कैसे इसको डीसी के साथ कंपेयर करेंगे और इस सारे की डेरिवेशन कैसे होगी, इस चीज पे बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं एसी करंट की इक्वेशन लिख लेता हूं। एसी करंट की इक्वेशन है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। यहां पे असल में यही इक्वेशन जो है वो आप लोगों के पास होती है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ थीटा। तो हम लोगों को जैसे पता है कि थीटा किसके इक्वल होता है? ओमेगा इंटू टी के। असल में ओमेगा जो है ना वो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, जो कि हमारे पास थीटा डिवाइडेड बाय टी, और थीटा यहां पे क्या है? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो हम लोग थीटा को रिप्लेस करते हैं इसके साथ, तो ये हमारे पास थीटा जो है वो किसके बराबर आ जाता है? ओमेगा इंटू टी के। तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे इस थीटा की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन ये आ जाती है। अब अगर बात करें कि जैसे हम लोग वैल्यूज निकालते होते थे पावर के लिए, डीसी के लिए, तो पावर की वैल्यू हमारे पास क्या? P इज इक्वल टू आई इंटू वी होता था, और V की जगह पे अगर वैल्यू पुट करें तो हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर, तो इसकी जगह पे वैल्यू पुट करें तो P इज इक्वल टू आई इंटू आई आर, और I मल्टीप्लाई बाय आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां तक तो हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं कि I की वैल्यू ऑलरेडी ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास मौजूद है, वो वैल्यू उठा के इसकी जगह पे रिप्लेस कर देते हैं। तो वो वैल्यू उठा के इसकी जगह पे रिप्लेस करें तो हम लोगों के पास हो जाएगा P इज इक्वल टू, तो करंट की वैल्यू हमारे पास क्या थी? आई नॉट साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर इंटू आर, सही। अब अगर इस स्क्वायर को इस पे अप्लाई करें तो P इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर, और ये साइन ओमेगा टी पे अप्लाई हो रहा है। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझने के लिए, और उस चीज को जरा हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास वो चीजें कैसे कैसे हो रही हैं। अब देखें, अब अगर हम लोग साइन 0 की बात करें तो साइन 0 हमारे पास किसके बराबर आता है? 0 के। इसी तरह अगर हम लोग साइन 90 की बात करें तो साइन 90 किसके इक्वल आता है? 1 के। इसी तरह अगर हम लोग बात करें साइन 180 तो अगेन हमारे पास 0। फिर इसी तरह साइन 270 तो हमारे पास -1, और फिर इसी तरह साइन 360 हमारे पास अगेन क्या वैल्यू आएगी? 0। इसका मतलब है यहां पे वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही हैं -1, 0 और 1 के दरमियान, यानी कि बीच में पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है और बीच में नेगेटिव वैल्यू भी। मगर इसी चीज को अगर हम लोग यहां पे देखें इधर, तो यहां पे हमारे पास वैल्यू आ रही है साइन स्क्वायर। तो अब साइन स्क्वायर 0 जब भी अप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर 0 आप लोगों के पास 0। अब साइन स्क्वायर 90 जो है वो आप लोगों के पास 1। साइन स्क्वायर 180 अगेन आप लोगों के पास 0। साइन स्क्वायर 270 तो यहां पे -1 था, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू आप लोगों के पास क्या आएगी? 1। और इसी तरह साइन स्क्वायर 360 आप लोगों के पास क्या वैल्यू आएगी? 0। अब जरा इस चीज को और से देखें तो यहां पे वैल्यू आप लोगों के पास इस तरफ, अगर इस तरफ की बात कर रहा हूं तो यहां पे वैल्यू 0, 1, -1,
जबकि यहां दो ही वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है 0, एक आ रही है 1, फिर आ रही है 0, फिर आ रही है 1, फिर 0, और ये इसी तरह का। इसका मतलब है सिर्फ हमारे पास दो ही वैल्यू आ रही हैं जिनके दरमियान में हमारे पास ये साइन स्क्वायर फ्लक्चुएट कर रहा है, एक है 0 और दूसरी है 1। अगर इसका हम लोग एवरेज ले लें इन दोनों वैल्यूज का, तो इन दोनों वैल्यूज का एवरेज हमारे पास क्या आएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अगर हम लोग एवरेज लें तो वो हमारे पास आता है 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब है साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज की वैल्यू आती है वो हमारे पास किसके बराबर आ रही है, 1/2। अब इसी वैल्यू को उठा के इस जगह पे रिप्लेस कर लेते हैं, और अगर इस वैल्यू को यहां पे रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा P = I0 स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू R, इक्वेशन नंबर 4। अच्छा जी, अब अगर डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम लोग देखें, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग तो हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था कि हमारे पास जो पावर आनी चाहिए वो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, RMS वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे ही हो जाएगा, हमारे पास जो पावर थी वो हो जाएगी RMS वैल्यू का स्क्वायर इंटू R। या दूसरे अल्फाज में अगर मैं लिखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं P = I RMS इंटू V, और P = I RMS इंटू I RMS इंटू R, यानी कि V = IR, तो P = I, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RMS इंटू R। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन तो हमारे पास ये वैल्यू, मगर हम लोगों ने असल में ये I RMS को मालूम करना था ना, तो इधर P की जगह पे हम लोग ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। और अगर इक्वेशन नंबर 4 में ये वैल्यू में यहां से ये वाली वैल्यू P की उठा के इस तरफ रिप्लेस कर दूं, यहां पे रिप्लेस कर दूं, ये जो ब्लू कलर में ये यहां पे रिप्लेस कर दूं, तो अब देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है जी। इस वैल्यू को अगर उधर रिप्लेस करता हूं तो I स्क्वायर RMS इज इक्वल टू इंटू R इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और वो हो जाएगा I0 स्क्वायर 1/2 इंटू R। तो ये R और ये R आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये हो जाएगा I RMS होल स्क्वायर इज इक्वल टू I0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब मजीद इसको सॉल्व करें। अब देखें, हमें I RMS स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ I RMS चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे ये हो जाएगा I RMS स्क्वायर इज इक्वल टू I0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो इधर भी हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं और इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये हो जाएगा I RMS इज इक्वल टू, तो ये अब इसके रूट इन दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट अगर इन दोनों पे अलग अलग अप्लाई करें तो ये हो जाएगा I0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल। ये हो जाएगा I RMS इज इक्वल टू I0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, और ये है इक्वेशन नंबर A, जो कि हम लोगों को किसके बारे में बता रही है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ व्हाट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो कि आप लोगों के पास करंट है। अब इसी चीज को, इसी फार्मूले को अगर मैं और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूं I RMS इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय I0, और 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 जो है वो वैसे भी हम लोगों को पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से भी 0.707 आता है इंटू I0, और ये है इक्वेशन नंबर B। अब ये I0 यहां पे आप लोगों के पास मैक्सिमम करंट है, और उसको जब एक फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आप लोगों के पास 1 से लेस है, तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास लेस आएगी। यानी कि मैं अगर ग्राफ से समझाऊं तो ग्राफ से आप लोगों को ऐसे समझा सकता हूं कि यहां पे ये मेरे पास आ गई एक साइनोसाइडल कर्व, I0 यहां पे एग्जिस्ट करेगा या यहां पे एग्जिस्ट करेगा, और ये दोनों I0 सेम होंगे, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में। अब ये I0 की वैल्यू जो हम लोग उठाएंगे तो वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है और उसकी I0 की वैल्यू है मेरे पास, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास है 1 एम्पियर, मैक्सिमम वैल्यू, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू जो यहां पे आ रही है, जो यहां पे आ रही है, बाकी वैल्यूज की बात नहीं कर रहा, बाकी ये जो छोटी वैल्यूज हैं
यहाँ पे ये जो वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं इनकी बात नहीं, सिर्फ आई नॉट की जो मैक्सिमम है। तो अगर इधर मैं 1 पुट करता हूं तो ये देखें IRMS इज इक्वल टू 0.707 मल्टीप्लाई बाय 1 एम्पियर। तो IRMS की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 0.707 एम्पियर। इसका मतलब ये है कि हम लोगों के पास जो मैक्सिमम वैल्यू होती है पूरी साइनोसाइडल कर्व में वो सिर्फ 2 दफा अपीयर होती है। एक देखें, एक यहां पे अपीयर हो रही है और एक यहां पे अपीयर हो रही है, मगर ये सिर्फ 2 दफा अपीयर हो रही है। जबकि जब हम लोग इसकी इफेक्टिव वैल्यू निकालेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू से हमेशा कम होगी। देखें, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ 2 दफा अपीयर हुई है ना, तो 2 दफा अपीयर होने से ये बाकी वैल्यूज का जो इफेक्ट है वो तो इससे कम है, लिहाजा ओवरऑल वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास कम आएगी। यहां नीचे कहीं पे, इधर आप लोगों के पास कहीं पे आएगी। तो इसी का मतलब ये है कि अगर आप लोगों के पास यहां पे 1 एम्पियर आ रहा था तो आरएमएस वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास यहां पे 0.707 एम्पियर यहां पे आ रहा होगा। तो ये जो हम लोगों के पास वैल्यू है जो हम लोगों ने ये लास्ट में निकाली है, ये जो फार्मूला हम लोगों ने ये ए लिखा या इसी तरह हम लोगों ने ये ए फार्मूला लिखा या ये जो बी फार्मूला लिखा, इसके अंदर जो वैल्यूज निकाली हैं इसकी मदद से हम लोग इफेक्टिव वैल्यू जिसे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं वो हम लोग निकाल सकते हैं। बस इसको दोबारा से एक दफा हम लोग एक ओवरव्यू कर लेते हैं और वहां से बात स्टार्ट करते हैं कि मैंने कहा था कि ये प्रोसेस रिवर्स होगा। मतलब हम लोग कहते हैं रूट मीन स्क्वायर और प्रोसेस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। कैसे? ये देखें, जब हम लोग इक्वेशन कर रहे थे तो यहां पे ही ये पहला काम कौन सा हुआ है? स्क्वायर वाला। ये देखें, पहला काम स्क्वायर वाला हुआ है। उसके बाद हम लोगों के पास फिर कौन सा काम हुआ है? मीन वाला। और आखिर में कौन सा काम हुआ है? हम लोगों के पास ये रूट लेने वाला, ये रूट लिए हम लोगों ने। तो हम लोग लिखते हैं RMS, जबकि पहले स्क्वायर फिर मीन और फिर रूट की तरफ आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग अब जब RMS वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली तो हम लोग इसे कंपेयर कर सकते हैं एक डीसी सर्किट के साथ जिसमें कोई लोड लगा हुआ है और वहां पे एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है। यानी कि इसे और सिंपल करते हैं। इसी सिनेरियो को अगर मैं यहां पे लूं तो हम लोगों के पास अगर कोई साइनोसाइडल करंट है जिसके मैक्सिमम आई नॉट की वैल्यू अगर 1 एम्पियर आ रही है और दूसरी तरफ हम लोगों ने डीसी हमारे पास है और उसके अंदर हम लोगों ने करंट को देखना है कि यार हम लोग कितना करंट पास करें कि लोड के ऊपर वो पावर हमारे पास आए। तो उसके लिए हम लोग इसकी आरएमएस वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की ना, वो कितनी आ रही थी? 0.707 एम्पियर। तो इसका मतलब है डीसी के अंदर हम लोगों को 1 एम्पियर नहीं लेना पड़ेगा। डीसी क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो डीसी के लिए जो आई की वैल्यू होगी वो शुरू से ही 0.707 एम्पियर होगी। यानी कि असल में हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल के इन दोनों को आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं एक सेंस बनाने के लिए, क्योंकि यहां पे हम लोगों के पास कोई वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है। जबकि इसी के रेफरेंस को लेके जब हम लोग एसी को डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हम लोग इफेक्टिव वैल्यू निकालते हैं जिसे हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर किसी किस्म का कोई आप लोगों का सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को वहीं पे रिप्लाई कर सकूं। अगर वहां पे रिप्लाई ना कर सका तो मैं कोशिश ये करूंगा कि एक छोटी सी वीडियो में वही जो आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह होंगे, मेरे पास 5, 6, 7 क्वेश्चंस अगर हो जाएं तो वो 5, 6, 7 क्वेश्चन में एक ही वीडियो बना के उसके अंदर मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। मैथ फिजिक्स देखते रहिए। जो लोग नए हैं अगर उनको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दें। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।